Fine, we are doing ultrastructure of cilia and flagella. What are we doing? Ultrastructure of cilia and flagella ओके, ये प्रोकैरियोटिक सेल का छोटा सा रिकैप. इधर आपने ये सब ड्रॉ की थी आउटग्रोथ्स. डू यू रिमेम्बर? या यू ड्रू दिस न्यूक्लियोइड, you drew this flagellum, right? Okay, and we told the functions respectively. Cilia, what function we said? Attachment to substratum. Flagella for locomotion. Now बैक्टीरिया का पूरा सेल ही आपको दिखाई नहीं देता है. दिखाई देता है क्या? नहीं. माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो. माइक्रोस्कोप में आपको दिखाई देता है कि सेल की आउटग्रोथ्स है, बराबर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप सिलिया और फ्लैजेला देखते हैं ना, राइट, तब आपको क्या दिखाई देता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिलिया और फ्लैजेला देखने पर हमें पता चलता है कि सिलिया और फ्लैजेला एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं. किससे सराउंडेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आप क्या पढ़ने जा रहे हो? क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलिया और फ्लैजेला, व्हाटसएवर, दोनों का सेम है, राइट. सो सबसे बाहर में आपको क्या दिखने वाला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो, आपको समझना ऐसे है कि ये जो आउटग्रोथ आप सेल पर देख रहे हो, राइट, दिस टाइप ऑफ आउटग्रोथ, राइट. ओके, नाउ दिस यू आर व्यूइंग इन ग्रेटर मैग्निफिकेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, so you see it like this, correct? And then you take a cross section, slice, right, and place it like this on your say table where you view, right, and you view it under the electron microscope. Under the electron microscope, तो इतने minute structure का जो है आपको डिटेल समझ में आता है. अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप कभी सोचते हैं कि इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं बैक्टीरिया को? कभी आपने सोचा है कि इतना डिटेल में जा जाके एक उनका जो फीचर है उसको हम इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं? हैव यू एवर थॉट? You tend or opt to become a doctor, right? Yeah. So do you think like it must be important if अगर वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर सिलिया का फ्लैजेला का पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, ऐसा समझता है आपको? क्या रीजन होगा? बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट होता है क्या बहुत सारे डिजीजेस का? तो पॉजिटिव एजेंट जब आपको बहुत अच्छे से पता होगा तब तो आप क्योर बना पाओगे ना, राइट. मेडिसिन कर रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए. एनीवेज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी देखो ये क्या दिख रहा है तुमको? दिस लुक्स लाइक टिपिकल सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ. रादर द सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ इनसाइड इज फुल, यू नो, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. फुल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है स्टूडेंट्स? दीज आर ऑल माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है स्टूडेंट्स? दे आर पर्टिकुलरली प्रोटीन्स. दे आर पर्टिकुलरली प्रोटीन्स. समझ रहा है, राइट? अब ये देखो, ये ऐसे है ना, जब आप टॉप व्यू लेते हैं, मतलब इस कटिंग का, राइट, इस ट्रांसवर्स सेक्शन का, इस तरह जो आप कटिंग लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन. ट्रांसवर्स सेक्शन का व्यू उधर हम बनाएंगे, राइट. माइक्रोट्यूब्यूल्स हमको 9 डबलेट्स में मिलता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, मोर देन 9 दिस इज ऑल. सो हमें थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना पड़ेगा. ओके, शुड आई हैव अ नीट ड्राइंग? Later on what we will do is we will try study from the PPT, so it will save a lot of time of the drawings.
I can then directly explain to you from the diagram on the screen, right? Okay. Now again, one microtubule doublet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, आगे 9 डबलेट्स आ गए। सबसे बाहर में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सेंटर में भी आपको एक डबलेट दिखता है, माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट है, माइक्रोट्यूब्यूल का डबलेट है, राइट। और फिर आप देखेंगे इस तरह के और प्रोटीन्स होते हैं, राइट, जो कि एक रेडियल यू कैन से और सेंट्रल स्पेस तैयार करते हैं। नाउ ये क्या है? इसको आप लेबल करेंगे एज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। They do get connected to each other. All the microtubules are connected to each other with this kind of bridges. Yeah, internal bridge or intermediate bridge, howsoever you want to call, in simplest form which you are able to understand. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट bridges, intermediate bridges. Right in the center, what do you have, students? Right in the center you have the central microtubule doublet, central microtubule doublet. अब ये जो बाहर के पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, राइट, दीज आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स, these are directed inwards. Is that okay? Right? You will call that as the radial spoke. You will call that as the radial spoke. Right? Okay. Can you see here? But then you have to be very careful of the detail. Right? From one, you will see from one ring. Yeah. Every doublet, one ring. Can you see? The radial spoke is not directed inwards from both of them, but out of the doublet from one microtubule. Okay? Will you remember? Yeah. तो ड्राइंग आया, पिक्चर एमसीक्यू में वो पूछेंगे, हाँ, थोड़ा सा भी डिटेल उसका मिस नहीं करना है आपको. Okay. Now this is the radial spoke. This is the radial spoke. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वेल एनक्लोज्ड इन दिस कवर, राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल शीथ, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ. ठीक है, यू कैन मेक अ क्विक ड्राइंग एंड देन वी शिफ्ट आवर अटेंशन टू राइबोसोम. लिटिल वी विल टॉक अबाउट राइबोसोम and then we will see for endoplasmic reticulum. No, we have already done that. Golgi body. We will see for the Golgi body. Fine. Make a drawing fast. Chloroplast structure in detail I have explained already that day, right? Yeah, first lecture I had explained in detail. Chloroplast ultrastructure. तो वो तो आपका हो गया, right? प्लास्टिड के बारे में सब कुछ बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया, लाइसोसोम, वैक्यूल सब बता दिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल के बारे में भी हमने बता दिया है, राइट. ठीक है, इसका भी कुछ ऐसा ही अल्ट्रास्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल का. ठीक है, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, राइट. तो सिलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है वही सेंट्रियोल है. समझ में आ रहा है ना? तो सेंट्रियोल का भी अल्ट्रास्ट्रक्चर देखने जाओगे तो ऐसा ही दिखेगा. कैसा? सिलिया फ्लैजेला जैसा. समझ रहा है? न्यूक्लियस के अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो बाकी है. ओके, फाइन. लगभग सारा चैप्टर हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें अभी. या न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज का डिस्कशन हो गया ना, मैंने बताया था. स्फेरोसोम्स भी है, बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है एंड ऑल.
I already discussed with you when I was discussing prokaryotic cell in detail, right? Okay, we have already talked about it. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताना था. इसके 7 कंपोनेंट है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 7 कंपोनेंट है, राइट? ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हो उसमें आपका क्या क्या है? यू हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइट? इट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, राइट? Yes. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरिऑक्सिसोम नहीं है उसमें, ठीक है? गोल्जी बॉडीज का सिस फेज एंड ट्रांस फेज का डिस्कशन करना बाकी है. कैमिलो गोल्जी एंड हिज डिस्कवरी विद रिस्पेक्ट टू एक्सरे एंड हिज वर्क ऑन नर्व्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, राइट? मैंने बता दिया था. एंड फ्लैट डिस्क शेप सिस्टम में बाकी है बस, और कुछ नहीं. Please see. Okay, should I rub this? Yeah, okay. Okay, please see. Now about the ribosomes. जब सेल्स की डिस्कशन हो रही थी मैंने बार-बार बोला था ये 70s राइबोसोम है, ये 80s राइबोसोम है. व्हाट इज अ राइबोसोम? व्हाट इज अ राइबोसोम? राइट? इट इज सेइंग राइबो एंड ज़ोम. ज़ोमा इज बॉडी and ribo is nothing but RNA, nothing but RNA. So 50% RNA and 50% protein will constitute ribosome. Will constitute ribosome, right? Now what you need to know is this is not a membranous organelle. This is non-membrane. This is non-membrane. This does not have any membrane. No membrane. No membrane. ये याद रखना है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता. ठीक है. दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा याद रखना. जॉर्ज पेलेड. Who discovered ribosomes? George Pellet. Right? What is ribosome? Always seen to seen in a collection of two subunits. For example, if you are talking about 80s ribosome, right? Or if you are talking about say 70s, if you are talking about 70s ribosome, right? Okay. What do you see, students? 50s and 30s. What are the two subunits? 50s and 30s. ऐसे होते हैं, right? Why? The messenger RNA will always go through. Transfer RNA will read the code. Always the two subunits will close, right? When the messenger RNA is passing through. Okay. Major function क्या है? Major function protein synthesis है. Major function क्या है? Protein synthesis. ठीक है. S बार हम बोलते हैं क्या है ये? Svedberg. क्या है ये? Svedberg unit. Svedberg unit. ठीक है, हो गया. राइबोसोम्स का स्टडी समझ में आ गया? Did you understand about ribosomes? Right? Now what? थोड़ा सा हमारा डिस्कशन उस दिन बाकी था गोल्जी बॉडीज पे, राइट? गोल्जी बॉडीज हम सेल में ऐसे ड्रॉ करते हैं ना. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ऐसी लाइंस बताते हो क्या? इसको आप क्या बोलते हो? गोल्जी बॉडी. क्या बोलते हो? गोल्जी बॉडी. इसको थोड़ा डिटेल में देखो स्टूडेंट्स. डिटेल में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, राइट? What are the sacs called, student? Cisternae. What are they called as? Cisternae.
यहाँ से बेसिकली आप देखेंगे कि प्रोटीन्स जो है वो बाहर आ रहे हैं, राइट? प्रोसेस होने के बाद समझ में आ रहा है, राइट? एंड बेसिकली यू नो इसका लुमेन कितना, ये जो अंदर लुमेन है उसका साइज कितना है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, ये फ्लैटेंड सैक है, बराबर? इसको अगर आप प्रॉपरली हटा के देखोगे तो एक्चुअली गोल है ऐसे, राइट? इसको ऐसा प्रेस कर दिया तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? सो व्हाट इज द डायमीटर हियर? 0.5 to 1 micrometer, 0.5 to 1 micrometer, ठीक है ना? About the cis and the trans phase you should know, you know, you will see basically this side, you know, this side जहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोटीन्स बाहर आ रहे हैं, that is the trans phase, that is the trans phase। और ये जो कॉन्वेक्स दिख रहा है, काफी कॉन्वेक्स दिखता है ये, और ये कॉन्केव दिखता है, प्लीज सी ये कॉन्वेक्स दिख रहा है, राइट? ये कॉन्केव दिख रहा है, कैन यू सी, राइट? सो जो कॉन्केव दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हो? इज दैट ओके? समझ रहा है? और जो कॉन्वेक्स दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हो? सिस। उसको क्या बोल रहे हो? Did we finish Golgi bodies also? कुछ और Golgi bodies का बाकी है बताना। यहाँ से आप देखते हैं ना प्रोटीन का आउटलेट हो रहा है, राइट? या तो इसको मैच्योरिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग फेज। कितने नाम मिले आपको? ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, कॉन्केव साइड, ओके? दिस इज सिस फेज। हर छोटी बड़ी डिटेल याद रखना, ओके? जहां से प्रोटीन का इनलेट हो रहा है, राइट? मतलब दैट दिस इज द कॉन्वेक्स साइड, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड। बेसिकली व्हाट इज दिस फेज? फॉर्मिंग फेज। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज। याद रखना है ये सब बातें, छोटा बड़ा डिटेल सब याद रखना है। फॉर्मिंग फेज, सिस फेज रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स साइड, ओके? द ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स साइड। All about Golgi bodies. Now next what we do is the nucleus ultrastructure and then we are done with the chapter. ठीक है ना? Right? Okay, यहाँ तक समझा है? आगे गए? Okay, please see. ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? इज दैट ओके? राइट? व्हाट इज इनसाइड हियर? न्यूक्लियोप्लाज्म, jelly like matrix, jelly like matrix, and what is that called as? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इससे और ज्यादा नहीं होगा, ठीक? ब्रश स्टिल इट इज टेकिंग सो लॉन्ग, व्हाई? ये क्या है? ये ट्राई करें, क्यों इतना समय लग रहा है? This is a paint, right? Gone. The membrane is gone.
अरे बाप रे, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं है क्या पेन की, तो समय लग रहा है इसमें. Anyways, now that we have taken, and thought of coloring this, okay, it did take my 2 minutes. Anyways. What we have in blue color, students? इतना मेहनत करके हमने क्या बनाया है? न्यूक्लियोप्लाज्म. Again, oh my God, don't tell me. Why actually I'm drawing rangoli? इतना करने के बाद ये कहाँ चले गया? एक बार वीडियो का साइन करके देखो, शायद आ जाए. कहाँ पे है? Wow, thank God. Okay, now this is the nuclear membrane. तुम क्या सोच रहे हो? I was playing with the board. This is the nuclear membrane. Now how I know you know? तो सारे जो गैजेट्स होते हैं थोड़े थोड़े अलग ही होते हैं. This is the nuclear core. Nuclear core. This is the nucleoplasm. Should we see RNA inside? Should we see RNA inside? अरे बताओ ना, ये क्या है? न्यूक्लियोलस. ये क्या है? न्यूक्लियोलस. तो अंदर इसके क्या मतलब सिर्फ डीएनए ड्रॉ करना है कि आरएनए भी ड्रॉ करना है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? या आई एम आस्किंग अबाउट आरएनए. आरएनए है कि न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस अल्ट्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना? हाँ. ओके, सो टेल मी. आरएनए चाहिए अंदर के नहीं चाहिए? Oh my God! You want to go for MBBS, BDS? आरएनए चाहिए अंदर के नहीं चाहिए? आरएनए होता है अंदर के नहीं होता है न्यूक्लियस में? होता है. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है कि न्यूक्लियस के बाहर होता है? It was a major chapter you studied for boards and then you came for the crash course. No? हमें बोर्ड दिए हुए 2 साल हो चुके. अच्छा, आप रिपीटर हो? यस. तो जब आपने बोर्ड्स दिए थे तो आपको पता होगा ना ट्रांसक्रिप्शन तो मेजर चैप्टर है वो तो. Of course there is RNA inside. Of course there is RNA inside. क्यों नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन तो वही होता है ना. We do want RNA inside. It is inside. Why not? ट्रांसक्रिप्शन होता है ना. न्यूक्लियोलस बताया है. न्यूक्लियोलस. I want it to be न्यूक्लियोलस. Nuclear membrane, nuclear core, nucleoplasm, the DNA, the RNA. Right? Okay. So about the nucleus also I have been discussing. Ultrastructure I have talked to you. ठीक है ना? Okay. And what you see inside is a very loose thread-like structure, right? Of the DNA. इसको हम क्या बोलते हैं? Chromatin. इसको हम क्या बोलते हैं? Chromatin. The DNA, which you see like this, right? Is chromatin. Thread-like structure of DNA. Chromatin
right? Okay. What you should know more is there's Mr. Robert Brown who discovered the nucleus. I think right in the beginning of the lecture I had told you about the history and I had already told you about that, right? And what you should see is the nucleoplasm has everything, right? The matrix, the DNA, everything. Nucleolus, and the only thing what you should know is किसी सेल में एक न्यूक्लियस होता है, किसी सेल में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, right? So it's not always nucleolus, can be nucleoli also, can be nucleoli. Singular nucleolus system. Yeah, singular is nucleolus and plural is nucleoli. So can have more than one. Any nucleus can have more than one, right? Okay. About this, I will just tell you, a little more about the nuclear membrane and the perinuclear space, right? I have to discuss that with you. Okay. I told you everything. जो यहाँ पे लिखा है मैंने सब बता दिया है. सब कुछ बताया. The only thing what you should know is about the internuclear membrane space, right? Okay, perinuclear space. इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ये है ना? आज क्या हो गया बोर्ड को? What happened? Please see more. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना आपको ऐसे डबल मेम्ब्रेन के जैसे दिखाई दे. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. The nuclear membrane is seen like this, a double membrane structure. Double membrane structure. Nuclear membrane, two membranes. ये जो जगह दिख रही है ना दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है ना थोड़ी सी, पेरीन्यूक्लियर स्पेस. पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना है ये? 10 to 50 नैनोमीटर. विल यू रिमेम्बर? अगर एनसीईआरटी ने नैनोमीटर्स में दिया है तो क्वेश्चन नैनोमीटर्स में ही मोस्टली पूछेंगे वो, right? They will not ask you to convert nanometers into micrometer, of course. But what you should remember is whatever detail they are talking about. If they are talking about 10 to 50 nanometer perinuclear space width, right? So you should remember. ठीक है? तो nucleus ultrastructure with respect to nuclear membrane, nuclear core, perinuclear space, nucleoplasm, nucleolus, and the genetic material inside. With respect to DNA and RNA, we have already discussed. Here the chapter is over. ठीक है, पहला चैप्टर खत्म हो गया. आपको कुछ पूछना है? नहीं? सेल डिवीजन स्टार्ट करें. ठीक है. There's Mr. Fleming who discovered chromosomes and all. वो तो genetics की बहुत ABCD अभी आपको पढ़नी है, right? तो वहाँ पर भी हम कवर कर लेंगे. ठीक है. क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटोफोर क्या है, राइट, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिड क्या है, व्हाट इज यूक्रोमैटिन, व्हाट इज हेटेरोक्रोमैटिन, राइट, व्हाट इज genetically active and what is not, everything in detail you will see. You can see for this also, like in the coming chapter also we can discuss that, not a problem, right, because we're going to talk about chromosomes in detail. ये सब समझा है. इसमें कुछ और पूछना है? Sure. Should we shift our attention to the next chapter? Yeah? Yeah? Now the next chapter is called as cell division. Next chapter is called as cell division. क्या पढ़ते हैं सर यहाँ पे स्टूडेंट्स? हमारा जो स्कोप ऑफ सिलेबस है बेसिकली किसके बारे में बात करता है? माइटोसिस इन डिटेल एंड मियोसिस इन डिटेल. And meiosis in detail, right? Now what happens is, what you have to remember is this is the sperm, right? Okay, this is the egg,
Is that okay? And what is it forming? The sperm, right? Known as the male gamete. Has n number of chromosomes. Constitution is haploid. Constitution of the cell is haploid. What is this? Egg. Again, female gamete. Female gamete, right? What should the fusion result into? Zygote. Female gamete का status क्या है? N. N number of chromosomes. Status क्या है फिर से? Haploid. क्या है? Haploid. To get the result of the fusion is known as zygote. Is known as zygote, right? The zygote has to be n plus n. That is 2n. What is the status? Diploid. Rather for human beings, Homo sapiens है उनके species के लिए haploid का status 23 क्रोमोसोम का होता है. तो 23 plus 23 क्रोमोसोम, तो आपका status क्या हो गया? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है डिप्लॉइडी या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे है, राइट? ओके, हाफ फ्रॉम द मदर सेट, हाफ फ्रॉम द फादर सेट. रादर जैसे ही जाइगोट बनता है, राइट, मदर के बॉडी से जो भी उसको न्यूट्रिशन मिलता है उससे क्या होने लगता है, इसमें माइटोटिक डिविजन होती है. बहुत जल्दी 2 सेल बनेंगे, राइट? फिर 2 में से 4, फिर 4 में से 8, राइट? 8 में से 16, so on. राइट? हो क्या रहा है यहाँ पे? एक इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है. क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि अगर ये मदर सेल 46 सेल का है, ये जाइगोट 46 सेल का है, तो उसने जितने भी सेल्स माइटोसिस से बनाए सब 46 क्रोमोसोम वाले. समझ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशनल डिवीजन है. इसलिए क्या है ये? इक्वेशनल डिवीजन. क्यों? तो मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वही डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर है. समझ रहा है? Are you able to understand? Now in that case, when I am saying this is equational division and you see such a nice systematic distribution of chromosomes, we call it mitosis. Right? Okay. Now baby जब से जाइगोट बना है, जब से बेबी बॉर्न हुआ है, बेबी ग्रो हो रहा है, बेबी ग्रो होते होते 12-13 इयर्स का हो गया, राइट? तब तक माइटोसिस हो रहा है. आपकी बॉडी में जब तक आप जिंदा है तब तक माइटोसिस होता रहता है, राइट? द ओनली थिंग इज व्हेन डज मियोसिस बिगिन, राइट? व्हेन डज मियोसिस बिगिन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस is what you have to understand right in the beginning of the chapter, and then you can see the cell division in detail, right? A little discussion about fission also, right, after this. Okay, now what you see and understand from this is that this is a equational division. I said the zygote is formed, the baby is born, the baby is growing until the baby is alive. Whenever the cells are dividing, it will be mitosis, right? But in the gonads, in the sex organs, there is a different type of cell division happening, particularly in the germ cells present in the gonads. Is that okay? Right? If it is a boy, in the testes; if it is a girl, in the ovaries, right? Now what happens is meiosis is a little different from mitosis. Meiosis will begin, right, at the age of say 12 or 13 years, which we call as puberty, right? And there you will see half number of chromosome resulting from the mother cell. So it is called as a reductional division. It is called as reductional division. See, significance of mitosis थोड़ा सा याद रखेंगे. ये क्यों जरूरी है? तो आपको पता है ये मेजरली ग्रोथ के लिए जरूरी है, राइट? आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आप बीमार पड़ते हैं, तो रिपेयर, राइट? और whatever damage has happened to the body उसको रिपेयर करने के लिए. समझ में आ रहा है? राइट. इसको ना अभी थोड़ा सा अलग वे, मतलब एक और सेल डिवीजन जो आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में है, दैट इज मियोसिस. Now, how do you learn meiosis? Right? See, if again I said in the suppose ovaries, right, or in the testes, there are some cells which will start participating in meiosis at the age of puberty, and those are germ cells. Germ cell भी तो बॉडी का ही सेल है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? 46. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? 46. माइटोसिस यू सॉ, माइटोसिस का थोड़ा सा देख लो. माइटोसिस 46, मदर सेल 2 डॉटर सेल 46.
equational division. Equational division. Rather, here you will see 4 daughter cell. You will see how many daughter cell? 4. Resultant, right? तो meiosis जो है मेजरली 2 स्टेजेस में होता है. meiosis का एक स्टेज जो है वो mitosis B होता है. बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. एट द मोमेंट ये देखो. अच्छा, मदर सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर कंपेयर करो. सेम है क्या? हाफ है क्या डॉटर का? या डॉटर का हाफ है? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन. meiosis. What is the significance? जो अगर 46 होगा मेल गैमेट भी सपोज, राइट, और फीमेल गैमेट भी 46 होगा, राइट, तो द रिजल्टेंट विल बी 92, राइट. आपका रेगुलर सेल जो है 46 क्रोमोसोम को ये मैच करेगा क्या? नहीं. तो अगर ऐसा क्रोमोसोमल नंबर होगा तो द बेबी विल बी बोर्न विद अ लॉट ऑफ डिफॉर्मिटीज. प्रोबेबली उसके सर्वाइवल के भी चांसेस कम होंगे. समझ में आया? तो meiosis का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज ऑल रॉन्ग, नो, ऐसा नहीं चाहिए. दिस इज रॉन्ग. रिस्टोरेशन ऑफ रेगुलर क्रोमोसोम नंबर. रिस्टोरेशन ऑफ रेगुलर क्रोमोसोम नंबर. रेगुलर क्रोमोसोम नंबर वो किससे होगा? रिडक्शनल डिवीजन से. किससे होगा? रिडक्शनल डिवीजन. 23 एंड 23 अगर स्टेटस होगा गैमेट्स का, राइट, तो जाइगोट रेगुलर क्रोमोसोम नंबर 46 रिस्टोर कर लेगा और जो बेबी बॉर्न होगा वो हेल्दी बॉर्न होगा. उसको ह्यूमन लाइफ सस्टेन करता है. समझ रहे हैं? तो रिडक्शनल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों है? क्यों meiosis पढ़ना है हमें? समझ में आया? राइट. हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हो रहे हैं, दैट वी हैव टू सी, राइट. इज दैट ओके? समझ रहे हैं? या इतना समझा है? Any detail are we missing here for meiosis introduction? No, I think I told you everything. ठीक है. ये haploid status बोला जाता है N, right? And this is the diploid status 2N. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आगे चलें, right? इतना ठीक है? Okay, please see. Right in the beginning, then when you are learning about cell division, you should cell division we are talking about mitosis. Little I told you that day कि bacteria cannot afford a very well systematized cell division like mitosis. Correct? Yeah. बताऊं क्यों? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है ना, तो नो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होगा. क्रोमोसोम बनेंगे नहीं, नो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट. क्रोमोसोम बनेंगे ही नहीं, राइट. तो इक्वेशनल डिवीजन होगा कैसे? रादर बैक्टीरिया का सेल तो बहुत डिवाइड होता है, बहुत होता है, बहुत फास्ट रैपिड सेल डिवीजन होती है बैक्टीरिया की. फिर कैसे होती है? जस्ट बाय फिजन. जस्ट बाय फिजन. अगर ये आप एक सेल से 2 सेल देख रहे हैं, राइट, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं हुआ है, राइट, हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा हो, इसमें बहुत कम हो, राइट. इन दैट केस 2 ही सेल बने हैं तो इसको हम बाइनरी फिजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन. क्यों ऐसा हुआ? माइटोसिस क्यों नहीं हुआ? माइटोसिस क्यों नहीं हुआ? फिजन क्यों हुआ? क्रोमोसोम नहीं बन सकते. क्यों नहीं बन सकते? तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, राइट. यही वो एक बैक्टीरियल सेल है और उसने सेल डिवीजन के बाद आप देख सकते हैं 4-5 सेल बन गए, राइट. एक और सेल यहाँ पे भी बन गया है. ओके, ठीक है. वन मदर सेल एंड मेनी डॉटर सेल. वन मदर सेल एंड मेनी डॉटर सेल. In that case, multiple fission. In that case, ठीक है, समझ रहे हैं? चले आगे. हाँ, अभी हम क्या लर्न करेंगे? सेल साइकिल. कोई भी एक सेल जो है, राइट, सेल डिवीजन में आने से पहले, राइट, जब अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन, क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो अभी? सेल साइकिल. क्या पढ़ने वाले हो?
cell cycle. Okay. Again, ma'am has become a pro now in drawing a circle. Okay. Yeah, we have this here M phase. That is mitotic phase. That is mitotic phase. ये cell division वाला phase है. बराबर? ये आपका क्या है? G1. ये क्या है? S. ये क्या है? G2. कोई जो सेल नहीं आया इधर और इधर से स्किप कर गया तो GO क्विसेंट फेज. क्या बोलेंगे? क्विसेंट फेज. मतलब इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन. इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन. समझ रहा है? राइट. ओके. जीवन क्या है स्टूडेंट्स? ग्रोथ 1. जीवन क्या है? ग्रोथ 1. एस क्या है? सिंथेसिस. किसका सिंथेसिस होता है यहाँ पे? डीएनए. किसका होता है? डीएनए. ये क्या है? ग्रोथ 2. ये क्या है? ग्रोथ 2. एक एक फेज का डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे. राइट. ये क्या है? माइटोटिक फेज. दिस इज द एम फेज. दिस इज द एम फेज. सो एम फेज का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. Anaphase and telophase. Right? And the G1, the S and the G2 together is interphase. Together is interphase. And there you see M. So you have the prophase, metaphase, anaphase, telophase, together as M phase. What is the M phase? Mitotic phase. What is the M phase? Mitotic phase. समझ रहा है? हमें elaborate करना है ना सब कुछ कि G1 में क्या हुआ, G2 में क्या हुआ, right? माइटोटिक फेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में. यहाँ पे एक मिस्टेक हमारी दिख रही है और वो ये है कि हमने साइटोकाइनेसिस नहीं बताया. ये क्या है? साइटोकाइनेसिस. मतलब दिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हियर व्हाट यू सी, राइट. यहाँ पर एडिशन में एक और डालिए साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस. प्रोफेज, मेटाफेज, anaphase, telophase together actually dividing the nucleus. So karyokinesis. Karyokinesis. Now if we just try to write it down again in detail. So you have karyokinesis with respect to prophase, metaphase, anaphase and telophase. Correct? Plus cytokinesis. Plus cytokinesis. And what is it going to result into? Mitosis. What is it going to result into? Mitosis. कितना समय चाहिए स्टूडेंट्स? 24 hours. कितना समय चाहिए? 24 hours. समझा? ठीक है. ये 24 hours में किसको कितना hours लग रहा है is what we have to see. I already told you. G1 you can call as growth also. You can also call as gap also. Right? आपका जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक होता है उसमें जनरली ग्रोथ फेज बोलते हैं. राइट. एनसीईआरटी में दे आर टोल्ड एज गैप फेज. राइट. सो योर चॉइस. इफ यू आर गोइंग फॉर नीट देन फॉलो एनसीईआरटी. दे ऑलवेज कॉल इट गैप. देन यू कैन कॉल इट एज गैप 1. राइट. And as far as G2 is concerned, call it as gap 2. Call it as gap 2. ठीक है. I told you everything about what is 2C, 2,4C, right? Basically, you know, is what you see is like when the cell is starting the DNA before the S phase. Before the S phase, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, राइट. उससे पहले का इंटरफेस होता है.
है, बराबर। सेल डिवीजन का एक्चुअल फेज तो माइटोसिस वाला है ना, राइट। पर सेल डिवीजन से पहले वाला जो फेज है वो क्या है, गैप 1, राइट, प्लस एस प्लस गैप 2। एस में पर्टिकुलरली आप क्या देखते हैं, डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल होता है। जब रेगुलर कंटेंट है उसका तो उसको 2C बोलो, राइट। पर आपने क्या देखा, मदर सेल इज 46 and it is giving 46 and 46 to the daughter cells. That means somewhere around before the mother cell enters into the mitotic phase, the mother cell has to double up its DNA. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? माइटोटिक फेज में आने से पहले जब मदर सेल इंटरफेस में होता है, राइट, तो उसको क्या करना है, उसको डीएनए का कंटेंट डबल करना है, डीएनए का कंटेंट डबल करना है। जब उसके पास नॉर्मल डीएनए कंटेंट है तब वो 2C है, क्या है, 2C। एस फेज में जब वो डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है तब आप उसको क्या बोलने लगेंगे, 4C। याद आएगी आपको ये बात एग्जाम में, नॉर्मल डीएनए कंटेंट, राइट, बिफोर एस फेज 2C, आफ्टर द एस फेज इज कंप्लीट 4C, आफ्टर द एस फेज इज कंप्लीट 4C, right? Okay, what is 2N, what is N? I have already told you, right? Okay, ठीक है। Now what you see is, you know, the cell is growing, making more amount of proteins in G1, making more amount of proteins in G1। इस समय you know सब कुछ डबल डबल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गया, गोल्जी डबल हो गया, इस समय तो नहीं दिख रहा है, but cell is making more proteins to prepare itself further. So gap 1 में it is growing, gap 1 में it is growing। S में क्या हो रहा है, मैंने क्लियरली बताया, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और बहुत एक्टिवली होगा। गैप 1 में सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, गैप 1 में सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है। एस में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। गैप 2 में आप जितने भी प्रोटीन्स चाहिए ना, इवन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस में ना बार बार क्या होता है पता है क्या आपको, इस तरह के स्पिंडल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पिंडल्स। अब ये स्पिंडल्स जो है एक्चुअली प्रोटीन थ्रेड्स है, क्या है, प्रोटीन थ्रेड्स। तो माइटोसिस के वक्त जो ये प्रोटीन थ्रेड्स की बहुत जरूरत होगी, ये कब बनेंगे, गैप 2 में। कब बनेंगे, गैप 2। गैप 1 में क्या हो रहा है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट, इट इज मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। गैप 2 में उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर से गोल्जी सब डबल हो रहे हैं। पहले डीएनए डबल हो चुका है सिंथेसिस में। अच्छा चलो ऐसे पढ़ते हैं। G1 गैप 1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बहुत सारे प्रोटीन्स बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर एस फेज शुरू होता है, डीएनए डबल हो चुका है, एस फेज अब खत्म हो गया, G2 शुरू हो गया। G2 शुरू हो गया तो क्या हो रहा है, माइटोसिस में जितने भी प्रोटीन्स की जरूरत है सब बनने लग रहे हैं। इवन द सेल ऑर्गेनेल्स आर डबल्ड एट दिस मोमेंट, इवन द माइटोकॉन्ड्रिया, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी बॉडी, व्हाटएवर, राइट, सारे समझ रहे हैं, राइट। सो इंटरफेस समझा है, क्विसेंट स्टेज मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, माइटोसिस का एम स्टेज मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। शुड वी नाउ स्टार्ट in detail mitosis, right? I think I told you every detail about the interface, right? अगर कोई detail skip हो रहा है textbook से तो you can discuss that with me, or you can also make a reading for yourself, right? Is that okay? One more thing what you should remember is, right? Please ध्यान में रखना ये इतना, ठीक है? 24 hours में से इतना जो पीरियड है ना, G1, S, G2 का 24 आवर्स का 95% से ज्यादा समय, राइट, इसमें लग चुका है। बाकी माइटोसिस पर्टिकुलरली को इतना टाइम नहीं लगेगा, ओनली 5% ऑफ 24 आवर्स, राइट, दिस मच इज टेकिंग ओनली 5% ऑफ 24 आवर्स। इन केस दे आस्क एनी क्वेश्चन ऑन दैट, ठीक है, समझ रहे हैं, आगे जाए, हाँ ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल में, प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज। सो वी विल जस्ट राइट माइटोसिस, या अच्छा, माइटोसिस के मेजर क्या है, दो हिस्से, केरो kinesis with respect to prophase, metaphase
It's like you know crash course is like a quick revision, right? ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सारी डिटेल एक वर्ड आपका एनसीईआरटी का तो डिस्कस क्लास में होता है, राइट? जनरली वी डोंट बम्बार्ड स्टूडेंट्स विद सो मेनी टॉपिक्स ऑल टुगेदर, राइट, इन 1.5 hour, राइट? Generally we teach the topic for at least 6 hours, 7 hours, but yours is a crash course, means it is revision. तो उसमें समझा क्या जाता है, स्टूडेंट से टीचर को क्या समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट घर पे जाके केयरफुल रीडिंग कर रहा है. You understand? वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर घर पे जाके पढ़ना है. अगर कल आपने सेल पढ़ा था और आज आपने सेल लाइन अप किया है तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज गो होम एंड प्लीज रीड एंड फिनिश सेल. Right? Why we always begin from the cell section? Because this is the base of biology. You don't know a cell and you are learning about human physiology, ऐसा तो नहीं होगा, correct? सीधी सी बात है. Careful reading, but is a must. मैं आपको बताती हूँ, किसी भी मॉड्यूल के चक्कर में नहीं पढ़ना. आपको कहीं से भी कोई भी बोले ना ये नोट्स अच्छे हैं, वो नोट्स अच्छे हैं, दिस दैट, सारे नोट्स उठा के डस्टबिन में डाल दो. मैं बोलती हूँ एवरी ईयर मेरी बैच में से कम 2-3 MBBS, 3-4 BDS, BAMS, BHMS स्टूडेंट्स होते हैं एवरी ईयर. एंड द ओनली फॉर्मूला आई हैव गिवन माय स्टूडेंट्स इज टू स्टिक टू योर NCERT. दैट्स इट. सिर्फ अपना 11th का और 12th का NCERT वर्ड टू वर्ड केयरफुली पढ़ते जाओ. नई मार्क्स मिले नीट में तो आप मुझसे बात करना, क्योंकि आपको 200-300 के ऊपर का स्कोर तो सिर्फ बायोलॉजी में ही मिल जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी को डबल वेटेज है. अगर आपका फिजिक्स वीक है तो उसके पीछे बहुत मत मरो, आप छोड़ दो. जितना आता है थ्योरी कर लो. अगर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स नहीं समझते हैं तो मुझे पता है सबका डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स का ही प्रॉब्लम है, राइट? आई नो दैट बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट माई सेल्फ, राइट, फॉर अ मेडिकल एंट्रेंस इन वन टाइम. सो आई नो वेरी वेल. केमिस्ट्री, वॉट एवर जनरल केमिस्ट्री यू आर फॉलोइंग, नो, दैट मच यू डू. Only read carefully NCERT 11th and 12th biology, right? And जितना फिजिक्स केमिस्ट्री आपने कॉलेज में किया था या जितनी थ्योरी आपको समझते हैं वो रिवाइज करते रहते हैं. नहीं आपके 250 और 300 के ऊपर मार्क्स है तो फिर आप मुझसे बात करें. आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर यू विल गेट 300 प्लस. हाँ, एंड इफ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट रेडी टू इन्वेस्ट 15 hours of your day in studies, then of course you can brush up your physics and chemistry and get higher grade of marks. Do you understand what I mean to say? So no module you will touch. जो मॉड्यूल के चक्कर में पढ़ा, राइट, वो कभी भी डॉक्टर नहीं बना. यही मेरा फॉर्मूला है, मैं बताती हूँ तुमको. मैं 15 साल से बच्चों को नीट के लिए पढ़ा रही हूँ. ओनली केयरफुल रीडिंग ऑफ NCERT. ओनली NCERT बायो 11th and 12th. Also 11th is equally important. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 11th में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते जाते हैं. वन पेपर आई सॉ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेजर क्वेश्चंस. ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को हम मेजर समझते हैं, वो सब छोड़ के उन्होंने वो सब पूछा था. जेनेटिक्स थोड़ा टफ पार्ट रहता है तो जेनेटिक्स को लास्ट में रखो अगर आपको टफ लगता है तो. अगर आपको इजी लगता है तो ठीक है, राइट? बाकी जितना भी है ना, एनवायरनमेंट इजी है, बॉटनी इजी है, सेल सेक्शन इजी है, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस इज वेरी इजी. जो बहुत टेक्निकल है जैसे मसल्स एंड ऑल, उनकी स्टडी थोड़ा सा वो साइड में रख के जो इजी है पहले वो लर्न कर लो. बहुत अच्छे से लर्न करो, एकदम यू कैन से 100% कमांड बनाओ उसके ऊपर. और फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनको ऑप्ट करो एंड देन गेट टू देम इन द एंड. एंड डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन टू गुड कॉलेज फॉर MBBS or BDS, whatever you intend to be. Okay. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay. उसके बाद क्या है? साइटोकाइनेसिस. इसके बाद क्या है? साइटोकाइनेसिस. ठीक है, हम देखेंगे, राइट? बहुत इजी है, बहुत आसान है. केरोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन है, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है. दिस इज साइटोप्लाज्म डिवीजन. And then the cell division is complete. Kerokinesis, I told you, is nuclear division. Nuclear division or nucleus division. Please look here. ये आपका एक नॉर्मल सेल है, राइट? ठीक है. इंटरफेस हो गया है स्टूडेंट्स, एम फेस में एंटर कर रहा है. ठीक है. अब इसके पास कितना क्रोमोसोम है? 4C. कितना DNA मटेरियल है? 4C, राइट? प्रोफेस पढ़ रहे हो. व्हाट आर यू लर्निंग? प्रोफेस. ठीक है ना, राइट?
ध्यान देना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन slowly starts to dissociate, देखो जा रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जा रही है, हाँ बहुत ज्यादा चली जाती है इसमें, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disappear, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disappear। Starts to disappear। ओके, ये देखो न्यूक्लियोलस भी था ना, पहले न्यूक्लियोलस था, ये देखो है, मतलब अभी तक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा रही है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। थोड़ी देर जैसे जैसे समय एडवांस हो रहा है एम फेज का, ये भी गायब, न्यूक्लियोलस ऑल्सो गायब, ठीक है। ओके, न्यूक्लियोलस disappears। ठीक है, you can see the DNA in a loose thread-like form, you can see the DNA in a loose thread-like form, rather DNA now as the M phase advances will start to condense, to form chromosome, अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी है, अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, ठीक है ना। इधर आ गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास ना, हिस्टोन प्रोटीन हाईली पॉजिटिव इन चार्ज, डीएनए हाईली नेगेटिव इन चार्ज, ये देखो इतना फिर पॉजिटिव हिस्टोन है और नेगेटिव डीएनए है, तो बाइंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, कैन यू सी। इस समय प्रोफेज जैसे जैसे एडवांस हो रहा है ना, तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन। Should we write this as point number 4? DNA starts to condense, ठीक है, समझ रहे हैं। सेंट्रियोल इस समय अपनी जगह पे है, हाँ, सेंट्रियोल इस समय अपनी जगह पे है, सेंट्रियोल का तो बहुत मेजर काम है ना, समझ रहे हैं, सेंट्रियोल अपनी जगह पर है, इज दैट ओके, समझ रहा है, राइट। प्लीज सी हियर आल्सो यू कैन सी द सेंट्रोसोम स्टिल नॉट मूव्ड, correct। Prophase, nuclear membrane starts to disappear, nucleolus disappear, DNA starts to condense, ठीक है। प्रोफेज की एंड हो रही है, वैसे वैसे आप देखेंगे सेंट्रियोल जो है अब डिसोशिएट हो गया है, अब क्या हुआ है, डिसोशिएट हुआ है, समझ रहे हैं। ये बहुत सारा है, इसका सुख भी है तो दुख भी है ना। प्लीज सी आगे सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है। सेंट्रियोल स्टार्ट टू टेक देयर पोजीशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। ओके, सो पॉइंट नंबर 5 क्या, सेंट्रियोल्स start to move towards the pole, towards the opposite poles of the cell, ठीक है। हुआ प्रोफेज खत्म, समझ में आया, समझ में आ रहा है प्रोफेज में क्या हो रहा है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, या ओके। Again now what we are going to study is metaphase. What we are going to study is metaphase. Now this is a little interesting. You
will see. Yeah, you will see that the cell, you know, has now completely dissociated. Completely, मतलब the regular arrangement of things in cell is dissociated. Nuclear membrane completely disappear, nucleolus completely disappear, and only we see is chromosome. Only we see is chromosomes. ठीक है? We see the spindle fiber, right, and the centriole. अभी centriole येलो में बनाया था तो वो ज़्यादा रिलेटेबल लगता है ना? ये देखो, ठीक है ना? सेंट्रियोल के आसपास कुछ खास स्पेशल प्रोटीन्स बनती है और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज. क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज. सेंट्रियोल से दोनों ऑपोजिट पोल्स ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है, राइट? एंड व्हाट डू यू सी? द स्पिंडल फाइबर starts to appear. Spindle fiber starts to appear, right? And you can see the chromosomes arrange themselves at the equatorial plate. Chromosomes arrange themselves at the equatorial plate. So should we have this? See the spindle fibers, right? ये यूज करना था न्यूक्लियोप्लाज्म के टाइम, है ना? बहुत फास्ट हो जाता, ठीक है? क्या है स्टूडेंट्स ये? स्पिंडल फाइबर्स. क्या है? स्पिंडल फाइबर्स. What you can see here is chromosomes arranged at the equatorial plate. Chromosomes arranged at the equatorial plate. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब basically you know that there is so much you can understand from this, right? Even though you do not have much being spoken about this in the textbook, right? What you can understand from here is centrioles have taken their positions. The spindle fibers are well formed and they can be seen well holding the chromosomes, right? And the chromosomes have arranged themselves at the equatorial plate. राइट? हो गया मेटाफेज? मेटाफेज के बारे में क्या बताना है? इतना ही. समझा? Did you understand? Now what will happen? You know, see, I told you the entire metabolism happening inside the cell. और जितना भी लाइफ आप कॉन्स्टिट्यूट होता हुआ इस धरती पर देखते हो, सब एक ही बात का रिजल्टेंट है, and that is protein to protein interaction. That is protein to protein interaction. Protein to protein interaction के चलते what happens is, you know, this starts to pull. This starts to pull. समझ में आ रहा है? आइए बेटा अंडरस्टैंड. मतलब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, अगर इसको आप डिटेल में स्टडी करते हो तो ये ऐसा है, बराबर? ध्यान देना यहाँ पे. ये क्या था स्टूडेंट्स? शुरुआत में loose thread-like form of DNA. You call this as chromatin. You call this as chromatin. Then you saw the histone protein, right? And then you saw the DNA. बराबर? एक यूनिट होगा तो न्यूक्लियोसोम. एक यूनिट है तो न्यूक्लियोसोम. उसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए. हिस्टोन प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल और उसके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल. बराबर? राइट. अगर बहुत है कंटिन्यूएशन में, राइट, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स कंटिन्यूएशन में दिख रहे हैं, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम. क्या है वो? क्रोमोसोम. क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड का फर्क समझा रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या है? लूज थ्रेड लाइक फॉर्म, क्रोमैटिन. वो क्या था? हिस्टोन एंड डीएनए, न्यूक्लियोसोम. बहुत सारे हिस्टोन एंड डीएनए टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम, 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 मेनी न्यूक्लियोसोम्स. तो क्या है? क्रोमोसोम. तो क्या है? क्रोमोसोम बहुत ज्यादा थिक हो गया है, बहुत कंडेंस हो गया है. समझ में आ रहा है ना? राइट? इन दैट केस अब जो है वो बीच में स्प्लिट हो गया है, और स्प्लिट होने के बाद ये जो सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम. क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम. बराबर? और ये जो दो पार्ट बने हैं इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड. Oh sorry, this is not centrosome. Hello. Centromere. This is centromere. Centromere.
ठीक है, सेंट्रोसोम तो वो था सेंट्रियोल के आसपास, ठीक है ना। ये जो दो पार्ट्स इसके बन गए ना, ये क्या है, क्रोमैटिड। क्या है, क्रोमैटिड। क्या है, क्रोमैटिड। समझ रहा है? Are you able to understand difference between chromatin, chromosome and chromatid and chromatid? Are you able to understand? समझ में आ रहा है? Now what you can understand here is कि ये बीच में एक ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ना स्टूडेंट्स अगर डिटेल में माइक्रोस्कोप में देखो तो ऐसा वो नहीं, आपका वो आता है, वो आप आजकल बच्चे खेलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पिनर। हाँ, आप स्पिनर से खेलते हो ना, तो स्पिनर का जो सेंट्रल डिस्क होता है, हाउ यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, राइट? या सेम वेज ये ऐसा दिखता है, मतलब यहाँ से भी एक कॉन्केव फेस होगा, यहाँ से भी एक कॉन्केव फेस होगा। समझ रहा है? सो ये जो कॉन्केव फेस है ना स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। समझ रहा है? आई एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। अभी होता क्या है पता है क्या आपको, ये पहले यहाँ पे अरेंज हो गए, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन पे चलते हैं, मतलब सुनो, मेटाफेज खत्म हो रहा है, मेटाफेज खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, एनाफेज शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, एनाफेज शुरू हो रहा है। एनाफेज शुरू हो रहा है मतलब ये जो काइनेटोकोर है ना, राइट, सेंट्रोमियर में, इसमें एक पुल जनरेट हो रहा है एंड इट स्टार्ट्स टू स्प्लिट लाइक दिस, द क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू स्प्लिट लाइक दिस। हाँ, थोड़ा सा और डिटेल आपको बताना रहेगा। देखो, एक ही क्रोमोसोम में से दो क्रोमैटिड बने ना, हाँ, ये इसका सपोज ये N है और ये S है, वन इज N अनदर इज S, N S का और S N का क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ रहा है? समझ रहा है? एक ही काइनेटोकोर से जुड़े कभी अगर आपने इस तरह से ज्यादा क्रोमैटिड भी देखे, अगर इस तरह से, समझ रहा है, लेबल दिस X, लेबल दिस Y, सो इवन N S X Y सब क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सब क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। समझ में आ रहा है? Are you able to understand? ठीक है, ओके। What I told you is मेटाफेज खत्म हो रहा है। What I told you is मेटाफेज खत्म हो रहा है और क्या शुरू हो रहा है, एनाफेज। क्या शुरू हो रहा है, एनाफेज। ठीक है, should we just talk about the anaphase here? There is still, I must tell you what is homologous chromosomes and all, but we will discuss that later. क्योंकि वो मियोसिस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। Of course significance है, but not here. It is more in meiosis, right? So we discuss homologous chromosomes afterwards. At the moment, anaphase में क्या-क्या हुआ, right? Spindle fiber start to contract. Spindle fiber start to contract, right? Chromosome split from the center. Chromosome splits from the center. ये एडवांस ऑफ एनाफेज में हो रहा है। किसमें हो रहा है, एडवांस ऑफ एनाफेज। और एनाफेज एडवांस होता जाएगा, एनाफेज और भी एडवांस होता जाएगा। आगे आगे क्या देखेंगे आप, क्रोमोसोम arrange themselves or get pulled right towards the poles, towards the poles. बराबर? एनाफेज खत्म होते आया है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to reappear. Nuclear membrane starts to reappear. यहाँ टेलोफेज का फर्स्ट पॉइंट देखो, सीधी सी बात है, इसका फोर्थ पॉइंट टेलोफेज का फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ड्राइंग है हमारी मेटाफेज की है, इसको हमको एनाफेज का बनाना है, इसको हमें क्या करना है, एनाफेज का बनाना है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इरेज, राइट? ओके, मैम आज
सिस्टम बहुत हैंग हुआ है। अच्छा Okay, please look here. So you know now you have the spindle fibers contracted and you can see the chromosomes here, correct? Right? हाँ no, आप full chromosome नहीं बनाएंगे, half बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? half। ये रहा स्पिंडल फाइबर एकदम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, एकदम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, राइट? और आप क्या देख रहे हैं? हाफ क्रोमोसोम्स। आप क्या देखेंगे? हाफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना? स्प्लिट हो गए थे ना, राइट? So you have to show them the split from the center. You have to show the split from the center. So if it splits from the center, you are going to see it like this, correct? Like this. So half chromosome at one pole, half chromosome at other pole. ठीक है? Chromosome split, spindle fiber contract, half chromosome seen towards the two opposite poles of the section. हो गया एनाफेज? हो गया? समझा? समझ में आया? आगे चलते, ठीक है? यहाँ पे अभी टेलोफेज शुरू हो रहा है, इसको हटा दें? हाँ, इसको हटा देते हैं। अब हम किसका डिस्कशन करेंगे? टेलोफेज। समझ रहे हैं ना अभी तक सब? कोई डाउट है? कोई अपना डिटेल छूट रहा है एनसीईआरटी से तो बताओ। ओके, टेलोफेज। साथ साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग चालू रखो। एनी डिटेल यू सी मिसिंग देन यू प्लीज टॉक अबाउट इट। हाँ, टेलोफेज शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स। क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रीअपियर। न्यूक्लियोलस reappears. Nucleolus reappears. This condensed form of DNA, right? This condensed form of DNA again forms into chromatin. Forms into chromatin. Telophase advance हो रहा है ना अभी? Telophase शुरू हुआ था, nuclear membrane starts to reappear. Nucleolus reappear, right? समझ रहा है? और the DNA in the form of chromosome start to decondense. Start to decondense. What is forming then next? Chromatin. Chromatin. समझ रहा है? Two very young newly formed nuclei start to appear, right? And at the end of telophase, you will see a furrow. You will see a furrow, right? Like this in the cytoplasm. In the cytoplasm. That means end of telophase is also indicating start of cytokinesis. Start of cytokinesis. बोलो telophase में क्या क्या लिखेंगे? Nuclear membrane start to reappear. Nuclear membrane start to reappear. और क्या बताया? Nucleolus reappears. Nucleolus reappears. Okay, और DNA decondenses और chromosome decondenses to chromatin. ऐसा लिखो, वो easy है. Chromosome decondense to chromatin. To chromatin. बराबर? Two newly formed nuclei are seen. Two newly formed nuclei are seen. समझ रहा है? हाँ? And a furrow starts to appear. Furrow starts to appear. Where in cytoplasm? Where in cytoplasm? ठीक है? समझ रहा है? हो गया क्या mitosis? Please make a quick reading from NCERT. Ask if you want to ask anything. कोई डिटेल मिस हुआ हो तो बताओ, फिर से डिस्कस करेंगे। सारा डिटेल बताया है, उसमें भी अगर कुछ स्किप हुआ होगा तो आप बताइए। वो जो इक्वेटोरियल प्लेट था जहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे मेटाफेस में, उसको मेटाफेस प्लेट बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बताया है यू हैव टू रिमेंबर दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड?
मेटाफेज प्लेट. व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड? मेटाफेज प्लेट. ठीक है, प्लीज मेक अ रीडिंग एंड आंसर. You will see nucleolus to reappear. उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं. साइटोकाइनेसिस में फरो स्टार्ट होता है ना, वैसे वैसे आप देखेंगे कि सारे जो से ऑर्गेनेल्स है ना, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है, राइट, वो भी डबल या यू कैन से रीअपियर होने लगते हैं. समझ में आ रहा है? और जो दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं उनका स्टेटस डिप्लॉयड है, 2n है. जब तक साइटोकाइनेसिस पूरा नहीं हो रहा है ना, राइट. हाँ, ये अभी तक माइटोसिस पूरा नहीं हुआ है, मतलब ये जो साइटोकाइनेसिस का खत्म होने के बाद आप देखेंगे ये एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, दो सेल. फरो जो है वो इतना डीप हो गया, इतना डीप हो गया, इतना डीप हो गया, इतना डीप हो गया, एक टाइम आ गया जब ये अलग हो गया, राइट. एंड यू सी two cells. Now it's not two nuclei. This is a nuclei. This two is a nuclei. This is cell. This is cell. This is 2n. This is also 2n. हो गया. अब माइटोसिस हो गया. साइटोकाइनेसिस खत्म होने के बाद माइटोसिस हो गया. साइटोकाइनेसिस खत्म होते आया, वैसे हमने देखा ER भी था, इसके पास इसका था, इसके पास इसका था. ठीक है, गोल्जी भी अपना अपना था, ER भी अपना अपना था, सबके पास. समझा? मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल है ना, राइट, दोनों डॉटर सेल्स के पास अपने अपने दिख रहे हैं, फॉर्म भी हो रहे हैं, राइट. आप आराम से बैठी हो, राइट, तो कुछ नहीं है. अचानक से आपके इधर उधर से छिपकली निकले तो आप एकदम से उठोगी, भागोगी, यहाँ वहाँ चिल्लाओगी, राइट. उस समय आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी. तो माइटोकॉन्ड्रिया विल नॉट वेट फॉर द डिमांड फ्रॉम द न्यूक्लियस. इट हैज इट्स ओन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA. फटाफट मल्टीप्लाई होगा. मतलब कल भी मैंने बोला था 50 से 5000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइट. सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी डबल होगा, ER का नंबर भी इस समय डबल हो रहा है, गोल्जी भी बन रहा है, राइट. एंड माइटोसिस इज ओवर, right. Now mitosis is over after cytokinesis. And significance हम already discuss कर चुके हैं. मैंने पहले ही बोला था ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, right. और रिप्लेसमेंट के लिए भी चाहिए. जैसे आपका RBC है, वोन आउट हो गया, नया बनाना है, राइट. तो जो वोन आउट हो गया वो तो लाइसोसोम के पास जाएगा या खुद का एक आपका जो लिवर में उसका डिस्पोजिशन होता है वो हो जाएगा. समझ में आया? नया बन रहा है, राइट. सो जो नया बन रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है? वो रिप्लेस हो रहा है. जो नए सेल्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पुरानों को रिप्लेस कर रहे हैं. सो रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड ग्रोथ इज द सिग्निफिकेंस. Then we will begin with meiosis, right? But I think you have the last 2 minutes. You can make a reading and then I do meiosis tomorrow and start with biomolecules. One day one chapter ऐसे ही चलता रहेगा जनरली, ठीक है. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को 3 दिन देंगे, वो बड़ा चैप्टर है. बायोमोलिक्यूल्स हो जाता है एक लेक्चर में. एंजाइम्स का डिस्कशन होता है डिटेल में, कार्बोहाइड्रेट्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, राइट. ठीक है, वो आपका फास्ट होता है. बाकी एक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें आपको जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा,